शुरू करते हैं आज की क्लास। करंट अफेयर से सबसे पहले होपफुली कल वाले पढ़ भी लिए होंगे। नो फाइल मिल गई होगी, कल के टेलीग्राम पे हमने डाल दिए थे। और कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस अपलोड कर दिए, वरदान ने भी अपलोड कर दिए, बाकियों ने भी अपलोड कर दिए। हम चेक कर लेंगे। आप भी अगर आंसर डालोगे तो वो चेक हो जाएंगे, कोई वो नहीं है। एनीवेज, आज हमारे को देखना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हैं। उसके अंदर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपनी एक न्यूज़ से जो है इम्पोर्टेंट। क्या आज एक तो डॉक्टर्स डे, यू मस्ट बी नोइंग। तो एक कहीं ना कहीं जो है भगवान मान के जो है डॉक्टर्स को जो है थैंक्स कह रहे हैं। बट एनीवेज, आज जो है एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी। करंट अफेयर, डेफिसिट्स वाइडन्स एज इम्प्रूव एज इम्पोर्ट्स रिवाइव। आइए प्लीज़ आइए कि इम्पोर्ट्स रिवाइव होने की वजह से क्या हो गया, हमारा कैपिटल अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज हो गया है। अब ये सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये हमारे सामने एक न्यूज़ है। इस न्यूज़ में हमें ये देखना है कि आखिरकार एग्ज़ाम के लिए इसमें रेलिवेंस क्या है। तो एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंस क्या है, तो सबसे पहले हमारे को इस न्यूज़ को अच्छे से समझने के लिए ये जानना होगा कि आखिरकार एक इमर्जिंग इशू है क्या। जब तक हम उस इशू को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि आखिर ये जो आज न्यूज़ आई है ये किस इशू के कॉन्टेक्स्ट में है और उसमें जो है क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो जैसे कि आपने जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि हमारा करंट अकाउंट क्या है, डेफिसिट में रहता है। और ख़ास करके जो ट्रेड अकाउंट है वो तो हमेशा ही बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ विजिबल कह सकते हैं उसको, बैलेंस ऑफ विजिबल अकाउंट हमेशा हमारा नेगेटिव में रहता है और बैलेंस ऑफ इनविजिबल जो है हमारा थोड़ा पॉजिटिव में रहता है। न्यूज़ ये आई है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब करंट अकाउंट का घाटा हमारा बढ़ गया है और ट्रेड अकाउंट के अंदर भी हमारा घाटा बढ़ गया है। और साथ साथ ये बता रहे हैं इनविजिबल्स के अंदर भी रिसिप्ट्स हमारी क्या हो चुकी हैं, कम हो चुकी है। तो हमने ये बात ऑलरेडी जो है इस टॉपिक में, बैलेंस ऑफ पेमेंट के टॉपिक में हमने पढ़ी थी। और करंट अकाउंट डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट से रिलेटेड जो है ये न्यूज़ है। एंड इसमें बताया गया है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है प्लस हमारा नेट इनविजिबल रिसिप्ट्स क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं। और नेट इनविजिबल रिसिप्ट्स के साथ साथ बोल रहे हैं नेट एक्सटर्न कॉमर्शियल बोरोविंग भी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो परचेजेस के फॉर्म में हमारी इस बार जो है थोड़ी सी उसमें इंक्रीज हुआ है। बट पॉइंट ये है कि नेट जो इनविजिबल्स होती हैं, बैलेंस ऑफ इनविजिबल अकाउंट जो होता है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, कौन सी चीज़ें आती हैं, उसके अंदर मेनली हमारी इनकम्स आती हैं, उसके अंदर मेनली हमारी ट्रांसफ़र पेमेंट्स आती हैं, उसके अंदर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की चीज़ें हैं वो भी काफ़ी कम हो गई है। और ऐसा माना जा रहा है, इसमें अखबार में लिखा हुआ है, न्यूज़ में मेंशन कर रखा है कि ये जो घाटा हुआ है ये जीडीपी का 1% है। स्ट्रीमिंग अभी तब करना। हाँ जी, हम डिस्कस कर रहे थे कि जो ये रुपी हमारा फॉल हुआ है इसको हमने जब टॉपिक पढ़ा था तो इसको कहते हैं डेप्रीशिएट हो जाना। एक पॉइंट से पहले डेप्रीसिएशन को क्या बोला जाता था, डिवैल्यू कर लेना।
तो इसका मतलब है दिस न्यूज़ इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ रुपी डेप्रिसिएशन। अब ये रुपी डेप्रिसिएशन जो हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है? जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ बेसिकली जितने ऑयल के इंपोर्ट्स बढ़ने की वजह से डॉलर्स की कीमतें बढ़ गई। ऑयल की डिमांड बढ़ने की वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ गई। ऑयल की डिमांड बढ़ने की वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ गई। और जब डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी तो कॉमन सेंस की बात है क्या, रुपये की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये यहाँ लिखा हुआ है कि रुपये की वैल्यू क्या हो चुकी है, काफ़ी कम हो चुकी है। और 15 महीनों में इतनी कम नहीं हुई जितनी कि अब कम हो गई, ऑलमोस्ट 1.25 साल से सबसे कम हो गई है। इसका मतलब है अब जो है डॉलर महंगा होता जा रहा है, तो इससे क्या होगी, महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। और अगर महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी तो कॉमन सेंस की बात है कि हमारे को जब डॉलर पे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो हमारे को ज़्यादा डॉलर अगर पे करना पड़ेगा तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये अपने सामने क्या है, एसोसिएटेड रिस्क है। तो सरकार को अब क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली बात है एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना चाहिए। अब यहाँ पे हम जब करंट अफेयर पढ़ें तो हमारे को एक चीज़ ये समझनी है कि सरकार क्या कर सकती है। इसमें लिखा हुआ है आज की न्यूज़ में कि सरकार को अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने पे ध्यान लगाना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या अकेला एक लौता मेजर है या सरकार और भी कुछ कर सकती है, और भी कुछ कर सकती है। दिस इज द वन ऑफ द मेजर विच गवर्नमेंट कैन टेक, देयर माइट बी सम अदर मेजर्स एज वेल। इसी तरीके से एक रिलेटेड न्यूज़ कल आई थी सेम। अब ये देखो इशू क्या यहाँ पे चल रहा है, ऑयल का इशू चल रहा है, इसकी वजह से एसोसिएटेड इश्यूज इमर्ज हो रहे हैं। तो इसीलिए कल की जो न्यूज़ आई थी ये OPEC रिस्क फोर्सिंग इंडिया टू टैप ईरान फॉर ऑयल इफ प्राइसेस हाई, तो इसका मतलब है ये कल की न्यूज़ थी। अब ये कल वाली न्यूज़ में भी ये बता रखा था प्राइस की कीमतें बढ़ने की वजह से अब इंडिया को ईरान से तेल मंगाने की आवश्यकता पड़ सकती है, और आज ये बोल रहा है कि एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत हो सकती है। इसका मतलब है अगर ऑयल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है हमारा, तो हम उसके अंदर ऑब्वियसली बात है एक दिन की नहीं, कलेक्टिव एक साल में जितनी भी मेजर्स और इवेंट्स हो रही हैं उसी के बेसिस पे हम अपने आंसर को फ्रेम करेंगे। एक आंसर को लिखने का तरीका जो है बड़ा जनरल भी हो सकता है, ट्रेडिशनल पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर जो है हम इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है कि हमारे को उसको जो है अच्छे से हम अटेम्प्ट कर सके और अच्छे नंबर मिल सके। एक न्यूज़ हो रही है, कोर सेक्टर आउटपुट रोज 16.8% इन मई के महीने में हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई है कोर सेक्टर्स की। और हमने याद करो आपके टॉपिक है इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन, उसके अंदर जब आप इन्फ्लेशन के इंडेक्स पढ़ते हो तो 5 इंडेक्स पढ़ाए जाते हैं, और उसमें 5वां इंडेक्स होता है हमारा IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में वो बात करता है। और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितनी इंडस्ट्रीज के बारे में बताता है, 8 इंडस्ट्रीज के बारे में बताता है कि जो की इंडस्ट्रीज हैं, कोर इंडस्ट्रीज हैं, कि इन 8 इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन का लेवल कैसा है। और याद करो इस बार जब बजट आया था, तुम्हारे को पढ़ाया था उस समय भी कि इस बार हमारी वी शेप्ड जो है ग्रोथ की बात चल रही थी, और बजट में साफ बताया गया था कि 8 सेक्टर कौन से जब पढ़ाया था तो मैं बताया था 8 सेक्टर, कोल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, स्टील्स, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ये 8 ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि क्या है, हमारी इंडिया की इकोनॉमी के कोर सेक्टर्स हैं। लगभग 40% ऑफ आउटपुट इन्हीं 8 सेक्टर्स से है। तो ये क्या है, एक किस्म से ये हमारी इंडस्ट्री की हेल्थ को दर्शाते हैं। अगर इनके यहाँ पर प्रोडक्शन सही हो रही है तब इसका मतलब है इकोनॉमी कहीं ना कहीं ठीक काम कर रही है, नहीं तो इकोनॉमी जो है प्रॉब्लम में है। तो यहाँ पर जब हमने ये देखो करंट अफेयर्स, जब तुम्हारे को बजट पढ़ाया गया था इस बार, तब भी तुम्हें ये बताया गया था IIP के अंदर क्या हो रखा था, -15.5% के हिसाब से था, तो काफ़ी कम हो गई थी हमारी ग्रोथ होने की बजाय वी वर ऑलरेडी इन माइनस। तो एक चिंता की बात थी जब इस बार बजट आया, इकोनॉमिक सर्वे में ये डेटा सारा दे रखा था, और हमारी प्रोडक्शन जो है काफ़ी कम थी। आज ये खबर आई है जो है
कि हमारी मई के महीने में हमारी ये उत्पादन, ये जो प्रोडक्शन है थोड़ा सा बढ़ गया है। और इस बार बताया कितना बढ़ गया है, वो कह रहे हैं हमारा कोल सेक्टर बढ़ गया, एक तो कोल सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ा है, स्टील सेक्टर के अंदर 60% के करीब प्रोडक्शन बढ़ गया है, सीमेंट सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन बढ़ गया है। हाँ, लेकिन फर्टिलाइजर में थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अदरवाइज बाकी सेक्टर्स में कंपैरेटिवली प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हो चुका है। और हम एक बात अच्छे से जानते हैं कि ये जो प्रोडक्शन है ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो कॉमन सेंस की बात है बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी इंपैक्ट होंगी, और प्रोडक्शन ही हमारा डिक्रीज हो गया था तो इस वजह से सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी डिक्रीज हो गई थी। तो कहीं ना कहीं आज न्यूज़ में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हाँ, इन सेक्टर्स में जो है कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है। फिर एक न्यूज़ और आई है, मेज लोअर स्पेंडिंग पेग्स फिस्कल डेफिसिट एट 8.2। अब देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई हमारा फिस्कल डेफिसिट, जिसको हम कहते हैं राजकोषीय घाटा, और हमारे देश में राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट जो है ड्यू टू पैंडेमिक सबसे ज़्यादा हो गया था। आज तक इतना घाटा हमारा नहीं हुआ था, 9.5 पे फिस्कल डेफिसिट चला गया था। और याद करो उस समय तुम्हारे को ये घाटों का जो है क्या बताया था, ट्रेंड पढ़ाया था, और बताया था कि इस बार बजट में आया था कि हमारा फिस्कल डेफिसिट 9.5 था, इससे पहले कभी भी इतना नहीं हुआ था, हाईएस्ट था। और आगे जाकर के क्या करना था, इसी फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कम होने की बजाय अब ये कह रहे हैं ये तो फिर 8.2 पे फिर से हाई पे जा रहा है। घाटे क्या होते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसका मतलब घाटे जिस हिसाब से, जिस तेजी से कम होने चाहिए उस हिसाब से घाटे कम नहीं हो पा रहे हैं। तो ये चिंता की बात है। और याद करो जब पढ़ाया था तो तुम्हारे को एक बजट कंट्रोल के, बजट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो उसके लिए FRBM एक्ट भी पढ़ाया था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट पढ़ाया था, और उसमें NK सिंह कमेटी की रिपोर्ट भी पढ़ाई थी। हालांकि उसके अंदर एक एस्केप क्लॉज था, एस्केप क्लॉज में जो है कब कब ये लागू नहीं होता कि घाटा बढ़ भी जाए, तो उसमें था कि ठीक है पेंडेमिक में, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं इंडिया के पास जो है 2004 से हमने पढ़ा था, ये कोशिश इंडिया की चल रही है कि अपने फिस्कल डेफिसिट को और अपने घाटों को क्या करे, कम करे। क्योंकि आप देखो अगर ये सरकार का घाटा बढ़ रहा है तो कॉमन सेंस की बात है ये घाटे की पूर्ति कहाँ से होगी, ये घाटे का जो है पैसा कहाँ से लाएगी सरकार, दो ही जगह से लाएगी, या तो लोन लेगी, उधार लेगी, कर्जा लेगी, या फिर जो है अपनी एसेट्स को बेच देगी, डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। और यही न्यूज़ कल भी थी, निर्मला सीतारमन जो है कल कह रही थी, कल की न्यूज़ में, और मैं शायद दिखाऊं मेरे पास वो न्यूज़ होगी, ये रही कल की न्यूज़। ये कल की न्यूज़ थी कि उसने ऑयल एसेट कंपनियों के साथ बात करी थी, और ये 4 हमने फैक्ट देखे थे, डिपार्टमेंट से बात करी, और उसने बोला था कि भाई क्या करो, पैसों का जो है, पैसों के लिए ये जो है कहीं ना कहीं एसेट्स बेचने की बात चल रही थी। तो अब वो कह रहे हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर कैपिटल स्पेंडिंग जो है, कैपिटल स्पेंडिंग क्या मतलब हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं, कितने, 41% से, मतलब आधे कम हो गए, ऑलमोस्ट 50%। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने पढ़ा था वो होता है या एसेट्स पे बनाएगा या लाइबिलिटीज को कम करेगा। अब इसका मतलब है जब, इसका मतलब कैपिटल जब हमारा स्पेंडिंग होती है, कैपिटल स्पेंडिंग को ही हम कहीं ना कहीं क्या बोल देते हैं, इसको आगे जाके इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं। इसका मतलब है कोई भी लोग आज की डेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम हो रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो रहे हैं, इसीलिए गवर्नमेंट बजट में लाई थी। और कल भी हमने ये बात पढ़ी थी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है प्रोजेक्ट लाई है, जिसके अंदर 7,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में क्या करेगी, गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग करेगी। एंड बोला गया इसके पीछे क्या रीजंस है, वो कह रहे हैं ये खर्चा क्यों इतना कम हो रहा है, बिकॉज वो कह रहे हैं क्योंकि नेशन वाइड लॉकडाउन एंड अगेन अप्रैल एंड मई, अप्रैल एंड मई में क्या हुआ, हमारे यहाँ पे लॉकडाउन वगैरह, लॉकडाउन लगने की वजह से क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी में काफ़ी नुकसान हुआ और हमारा जो है रेवेन्यू जनरेशन भी काफ़ी कम रहा। तो इसका मतलब है
हमारे घाटे के पीछे कारण हमारे इंडिया में होने वाले लॉकडाउन है। अच्छा एक बात बताओ, लॉकडाउन क्या एक नॉर्मल रीजंस है या एबनॉर्मल रीजंस है? क्या लॉकडाउन लगना बड़ा नॉर्मल है? दिस इज नॉट नॉर्मल रीजन। तो इकोनॉमी कोई नॉर्मल रीजन की वजह से ऐसी नहीं हो रही, दीज आर एबनॉर्मल रीजंस। और यही रिलेटेड न्यूज़ जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर की हमने कल पढ़ी थी, और उसमें हम यहाँ पर देख रहे थे कि टू एक्सपीडिएट मतलब फास्ट करना, जल्दी करना, क्या थोड़ा बढ़ाना कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स के पीछे उसने कल भी ये बात करी थी। इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लगातार ये बातें हुई जा रही हैं। इसका मतलब है इकोनॉमी को रिवाइव करने की बातें हुई जा रही हैं, घाटे लगातार हुए जा रहे हैं, ये महंगाई की बातें लगातार हुई जा रही हैं। अब इन सब में सरकार क्या कदम उठा रही है, हमारे को फिलहाल उसको देखने की ज़रूरत है। तो जब हम इस न्यूज़ को पढ़ें, तो न्यूज़ को पढ़ते टाइम जितना ध्यान हमारा इशू पे हो, उतना ही ध्यान हमारा उसके मेजर्स पे हो कि आखिरकार सरकार इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर क्या रही है और सरकार कौन से कदम उठा रही है। क्योंकि कल को जब आपको आंसर लिखना होगा या कल को इंटरव्यू फेस करना होगा, तो आपसे एक सिचुएशन में पूछा जाएगा, बताओ इसमें ऐसी प्रॉब्लम में आप क्या करोगे। तो आप अगर न्यूज़ को उस सेंस से पढ़ रहे हो कि रोज़ देख रहे हो कि हाँ सरकार फिलहाल ऐसे टाइम में ये कदम उठाती है, तब आप भी क्या कर पाओगे, उसी हिसाब से सोच पाओगे, उसी हिसाब से सजेस्ट कर पाओगे। ये सिर्फ न्यूज़ पढ़ना एक आपका ये नहीं है कि यू शुड हैव टू लर्न द फैक्ट्स फ्रॉम द न्यूज़, you have to basically develop your intellect as well. You have to basically understand how government machinery works. तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना होगा, ये सारी चीज़ें हमारी न्यूज़ में है। और इवन ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है फिस्कल डेफिसिट का कि यूपीएससी ने 2020 में भी क्वेश्चन पूछा है, 2019 में भी क्वेश्चन पूछा है, 18 में भी पूछा है, 17 में भी पूछा है। लगभग फिस्कल डेफिसिट के ऊपर लगभग पिछले 4-5 साल में प्री में लगातार क्वेश्चन पूछता जा रहा है फिस्कल डेफिसिट से। तो ये जो टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस उसने पूछे मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। फिस्कल डेफिसिट्स के ये क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को जो 2017 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को बाद में कर सकते हो। हमने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। कभी इसने इस एक्ट के ऊपर पूछा है, कभी सरकार ने क्या किया है, सरकार ने इस फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो सरकार क्या करे जा रही है, अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा रही है। और ये देखो इस बार भी ये क्वेश्चन था जो 2020 में बड़ा रीसेंट क्वेश्चन था कि मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो इसका मतलब जो थ्योरी में तुम पढ़ रहे हो लगभग वो क्वेश्चन भी आ रहे हैं और करंट में भी वो पूछा जा रहा है। तो इसके बाद हम एक टॉपिक में लिस्ट बता देंगे जिन जिन को पढ़ना है, ताकि उससे रिलेटेड दोबारा कोई न्यूज़ आए तो हम क्या कर सकें, उसको अच्छे से पढ़ सकें। एक न्यूज़ हो रही है, सुप्रीम कोर्ट पुल्स अप गवर्नमेंट ऑन एक्स ग्रेशिया। इसी से रिलेटेड दूसरे पेज पे कंटिन्यूएशन में न्यूज़ थी, इट्स अप टू एनडीएमए टू फिक्स एक्स ग्रेशिया अमाउंट। और हो सकता है कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हमारे साथ लाइव जुड़े हो। ऐसी न्यूज़ हिंदी में भी आई है। उन्होंने कैसे लिखा इसी बात को, कोरोना से मौत पर मुआवजे का हक। इसका मतलब क्या है सर? अब हम सारा मतलब समझ चुके हैं, अब आप नहीं भी समझाओगे ना, यहां तक सर आपकी जरूरत थी बस हमें, उसके बाद जो है हम काफी हद तक समझ चुके हैं। अब वो सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हमारी गवर्नमेंट को कि जब भी कोई डिजास्टर आता है, जब भी कोई आपदा आती है, जैसे एग्जांपल के लिए बाढ़ आ गई, तो अब बाढ़ जब आती है तो मुआवजा देते हो ना मरने वालों को। कोई अचानक भूकंप आ गया, अचानक कोई आपदा हो गई, तो आप उनको क्या देते हो, मुआवजा देते हो, कॉम्पेंसेशन देते हो। तो ये जो पेंडेमिक आया है ये भी तो एक डिजास्टर ही है, एंड दिस इज अ कॉन्टिन्यूस डिजास्टर। और आप उनको देते हो और इनको अगर नहीं दे रहे हो तो ये एक किस्म से क्या है, दिस इज अनफेयर, दिस इज, ये कहीं ना कहीं क्या है, जस्टिस के खिलाफ है। तो आपको क्या करना होगा, इनको क्या देनी होगी, इनको राहत देनी होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जितने भी लोग कोरोना की वजह से मरे हैं, हर व्यक्ति को 4 लाख रुपए परिवार में देने होंगे। और 6 हफ्ते के अंदर अंदर एनडीएमए को, जो ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है,
इसको क्या करना है, एनडीएमए को 6 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा प्लान बनाकर बताए कि कब कब दे रही है, कैसे कैसे दे रही है, पूरा अपना प्लान बनाए और इन सबको मुआवजा मिलना चाहिए। ये उनका अधिकार है, तुम उनसे ये अधिकार छीन नहीं सकते। अब ये सरकार कह रही है, सॉरी ये कौन कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सरकार को कि भाई तुम जो है उनको फिलहाल क्या करो, मुआवजा दो। अब सरकार दे सकती है मुआवजा 4-4 लाख रुपए। सरकार ने सामने से आके बोला अगर हमने 4-4 लाख रुपए मुआवजा दे दिया, पहली बात तो सर हम ऑलरेडी घाटे में हैं, यहां घाटे की न्यूज़ें पढ़ के आई हैं अभी, हमसे अपना राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट नहीं संभाला जा रहा, हम यहाँ संपत्ति बेच बेच के देश चलाने की बात चल रही है और हर किसी को 4-4 लाख रुपए दिया। हमारा ऑलरेडी डिजास्टर मैनेजमेंट फंड क्या है, एग्जॉस्ट है। अगर ये खत्म हो गया, अगर हमारा 4-4 लाख बांटने के चक्कर में, तो आने वाले टाइम में अगर फ्लड आ गई, आने वाले टाइम में कोई डिजास्टर आ गया, आने वाले टाइम में थर्ड वेव में जो रिस्पॉन्स टीम हमें बनानी है, उन पैसों को हम वहां लगाएंगे या जो ऑलरेडी जो एक्सपायर हो चुके हैं, जिनके साथ ऐसी दुर्घटना हो चुकी है, हम उनको नहीं दे सकते। एंड प्लस इन्होंने कोर्ट को एक बात और बोली, देश चलाने का काम किसका है, सरकार का है, तो आपका काम क्या है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, या फिर आपका काम है एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब होता है लीगल जजमेंट देना। आपके पास कोई आए अगर मांगने लीगल जजमेंट, तब तो आप जुडिशियल एक्टिविज्म, एक टॉपिक इंडियन पॉलिटी में पढ़ा है, जब वो क्या करते हैं, खुद ही एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। वो कह रहे हैं सरकार को देश चलाने का जो है काम है एग्जीक्यूटिव सैम, तो हमारे काम में कोर्ट को इतना ज्यादा दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। बट दिस इज एन ऑन गोइंग बर्निंग इशू। अब उसने बोल दिया, अब सरकार ने उसको, सरकार को याद दिला दिया कि भाई तुम जो है ज़्यादा उसके अंदर इंटरफेयर मत करो, ये हमारा काम है। अब लेट्स सी कि ये किस तरफ आगे जाएगा, लेकिन हाँ फिलहाल कोर्ट ने जो है ये बोल दिया है कि भाई इनको जो है अधिकार है, इनको मिलना चाहिए। सो यू कैन बेसिकली रिलेट दिस विद द, यू कैन से राइट्स विद द जस्टिस पॉइंट, एंड कहीं ना कहीं जो है जुडिशियल एक्टिविज्म का जो पॉइंट है उसके साथ, जो टॉपिक हमने पढ़ा उसके साथ इसको रिलेट कर सकते हो। सो ये एक ऑनगोइंग आज जो है बात थी कि कॉम्पेंसेशन देने की। एंड एनडीएमए क्या होता है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी ये पढ़ाया जाता है। ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। और ये बॉडी बनी है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर, जिसमें प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, इसके चेयरपर्सन होते हैं। इसका मेन काम होता है कोऑर्डिनेट करना रिस्पॉन्सेस को ऑफ नेचुरल या मैन मेड, किसी भी तरीके का डिजास्टर हो तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी नेशनल लेवल पे होती है, किसकी, एनडीएमए की। और हमने पढ़ा था एक एनडीएमए होता है, एक एसडीएमए होता है, स्टेट वाला होता है, और एक हमारा डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है। 3 अथॉरिटीज होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, स्टेट लेवल पे होती है और नेशनल लेवल पे होती है। सुप्रीम कोर्ट ने किसको बोला है, नेशनल लेवल वाली को बोला है। लेकिन फिलहाल जो है गवर्नमेंट का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ने चाहे बोल दिया, उसने भी बोल दिया कि भाई 4-4 लाख रुपए जो है हम नहीं दे पाएंगे, अगर हमने दिया तो हम कोविड-19 के रिस्पॉन्सेस को नहीं मैनेज कर पाएंगे, हम जो है एसेंशियल मेडिकल अदर सप्लाईज नहीं दे पाएंगे, और डिजास्टर बाकी हैं जो उनको भी टेक केयर नहीं कर पाएंगे, जैसे साइक्लोन्स, फ्लड्स वगैरह सारी चीज़ें। एंड लास्ट में लिखा हुआ है क्या, दिस इज बियॉन्ड दी फिस्कल अफोर्डेबिलिटी ऑफ दी स्टेट। कहीं ना कहीं ये हमारे खर्च करने, हम नहीं खर्च कर सकते, फिस्कल अफोर्डेबिलिटी से बाहर है। इसके बाद जो है उन्होंने साहब ने ये और बोल दिया, टू कीप अवे फ्रॉम दी एग्जीक्यूटिव पॉलिसी, दूर रहो, ठीक है ना। एनीवेज एक न्यूज़ हो रही है, इसी से रिलेटेड है आज, कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इशू क्लियर गाइडेंस ऑन डेथ सर्टिफिकेट्स। ज़्यादातर लोगों की कंप्लेन है कि जो लोग कोरोना से मरे हैं वो जब हॉस्पिटल में मरे या घर में मरे, कहीं पे भी मरे, जब वो डेथ सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हैं तो डेथ सर्टिफिकेट बनाने के ऊपर वो लोग इस बात को नहीं लिख रहे कि ये इंसान कोरोना से इसकी मृत्यु हुई है। बहुत ही कम जगह जो है ये लिखा जा रहा है कि क्या कर रहे हैं, इसकी कोरोना से मृत्यु है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है
और बोला है कि तुम भाई डेथ सर्टिफिकेट पे क्लियरली लिखो, अगर कोई इंसान जो है कोरोना से मरा है, चाहे वो घर पे मरा है या हॉस्पिटल में मरा है, बीमारी से मरना जरूरी है। इस कंडीशन क्या है, बीमारी से मरना। ये जरूरी नहीं है कि वो हॉस्पिटल में मरे, सरकारी हॉस्पिटल में मरे, प्राइवेट में मरे या घर में मरे। ऐसा क्यों? ताकि वो बोल रहे हैं आगे जाकर जब हम कोई बेनिफिट देने की, जब उनको पहुंचाने की कोशिश करें, तो ये ना हो कि इंसान ने कोरोना से तो मरा हो लेकिन सर्टिफिकेट पे नहीं लिखा हुआ, इस वजह से उसको जो है फायदा नहीं पहुंचा पा रहे हम, बेनिफिट पता लगे उस वजह से ना पहुंचे। इसीलिए कहीं ना कहीं इस न्यूज को हम बोल सकते हैं ये जीएस पेपर 2 गवर्नेंस से रिलेटेड न्यूज है। हाउ दे आर गवर्निंग दिस इशू। तो फिलहाल जो है ये न्यूज इंटरकनेक्टेड न्यूज थी कि उनको मुआवजा चाहिए, तो मुआवजे के लिए क्या करना चाहिए, सर्टिफिकेट पे भी लिखना जरूरी है। ये जीएस पेपर 3 के अंदर एक हमारा जीएस पेपर 2 में एक हमारा टॉपिक है, आपने देखा होगा इसमें, फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी। आखिरकार जुडिशरी के क्या फंक्शंस होते हैं और एग्जीक्यूटिव के क्या फंक्शंस होते हैं। फंक्शन का मतलब है यहां पर काम करना। पॉलिसी बनाना कोर्ट का काम है या सरकार का काम है? संविधान क्या कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इस कॉन्टेक्स्ट में जो है इसको समझने की जरूरत है। तो जो है ये पूरा का पूरा इस GS2 से भी रिलेटेड करे। इसके बाद देखते हैं एक टॉपिक है हमारा, एक और न्यूज आई है, सेंटर्स डिजिटल एग्री प्रपोजल रेस कंसर्न्स। सर इसकी भी कोई हिंदी है? कोई नहीं। इस न्यूज के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये आज की न्यूज है। इसका सबसे पहले क्या समझना होगा हमारे को, इशू। अगर हम किसी न्यूज का इशू नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब है हमने न्यूज को सही से नहीं समझा और हम उस न्यूज को आगे यूज भी नहीं कर पाएंगे। समस्या क्या है, आखिरकार ये खबर क्यों आई है, तो सबसे पहले हम मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। एक मुद्दा हमारे यहां पर है, कौन सा, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर्स, किसानों को शोषण होना। हमारे देश में क्या है, बड़ा ही कॉमन, और किसानों का तो आंदोलन चल रहा है। और साथ साथ बोल रहे हैं क्या, डेटा प्रोटेक्शन एंड कंसेंट। डेटा प्रोटेक्शन का, मिसमैनेजमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। उनकी जमीन भाई उनके पास है नहीं है, लैंड रिकॉर्ड्स में बहुत समस्याएं हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ लैंडलेस कल्टीवेटर्स एंड कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इश्यूज इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ा था, जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमिक टॉपिक नंबर 5 ऑफ सिलेबस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये कह रहे इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए, इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने हाल ही में एक कदम उठाया है, उसी के ऊपर ये खबर है। और जो कदम उठाया है सरकार ने, उसका विरोध किया गया है। आज इस खबर में बता रहे हैं कि उस कदम का सरकार पे लोगों ने विरोध किया है। आज ये बता, तो हमारे को क्या समझना होगा, कदम क्या था वो, तभी हम ये समझ पाएंगे कि विरोध क्या कर रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं इनकी भी कुछ मांग होगी, तो हमें क्या समझना होगा कि आखिरकार इनकी मांग क्या है, तभी हम इस न्यूज को समझ पाएंगे। नहीं तो हम क्या सोचेंगे, एक घटना हो गई कहीं पर, ठीक है यार हमने पढ़ के आगे बढ़ गए। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाया, गवर्नमेंट ने बोला कि गवर्नमेंट पब्लिश्ड अ कंसल्टेशन पेपर ऑन इंडियाज डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर आइडिया ऑन 1 जून, सॉट पब्लिक फीडबैक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। सरकार ने एक आइडिया बनाया, आइडिया मतलब इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि क्षेत्र के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, खेतीबाड़ी के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या किया, एक इकोनॉमिक सिस्टम बना दिया। और उस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर क्या किया, उस इकोनॉमिक सिस्टम बनाया और उस इकोनॉमिक सिस्टम में बोला गया ये पूरा डिजिटल इकोसिस्टम होगा। और उस डिजिटल इकोसिस्टम से क्या किया जाएगा, उस डिजिटल इकोसिस्टम से इन समस्याओं को दूर किया जाएगा। अब ये आखिरकार ये डिजिटल इकोसिस्टम बनाएगा कौन, तो सरकार ने बोला ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है ये बनाएंगे हम किसी प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्ट्स के साथ, क्या करेंगे, उनके साथ पार्टनरशिप करके MOU साइन किया सरकार ने 1 जून को। और बोला गया क्या, माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर, अमेजन के साथ मिलकर, पतंजलि के साथ मिलकर
इन बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ मिलकर हम क्या करेंगे, एक डिजिटल इकोसिस्टम लेकर के आएंगे एग्रीकल्चर के लिए। बोला गया ये पतंजलि वाला क्या करेगा, अमेज़न वाला क्या करेगा, माइक्रोसॉफ्ट वाला क्या करेगा। इन्होंने एक एमओयू साइन किया था, और कब साइन किया, 1 जून को किया, और सरकार ने बोला अपनी कोई सुझाव है, फीडबैक है तो हमारे को इस मंथ के एंड तक दे दो, 30 जून तक। तो सरकार ने मांगा था 30 जून तक सुझाव। आज क्या है, 30 जून के बाद 31 जून होता है? नहीं, आज है 1 जुलाई। इसीलिए महीना खत्म होने के लिए आज आपको अपडेट दिया जा रहा है न्यूज़ के जरिए कि आज ये बात आई है कि लगभग 91 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिन्होंने लिखित में क्या किया है, सरकार को इसका विरोध जाहिर किया है। और वो 91 ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस तो फार्मर्स की यूनियन है जो फिलहाल दिल्ली के और आसपास के बॉर्डरों पे आंदोलन कर रही हैं। अब हमारे मन में क्या सवाल आ रहा है कि आखिरकार अगर ये आंदोलन करने वालों ने कुछ, या फिर बाकी 91 संस्थाओं ने इसके खिलाफ क्या किया है, विरोध किया है, तो विरोध करने का कारण क्या है? तो ऑब्वियसली बात है प्राइवेट सेक्टर्स बीच में थे। तो प्राइवेट सेक्टर्स बीच में थे तो प्राइवेट सेक्टर का क्या काम था, अब वो समझते हैं। जा रहे हो? कोई नहीं। पतंजलि का क्या काम होगा बोला गया, पतंजलि क्या काम करेगा बोल रहा है, पतंजलि एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाएगा, ठीक है ना। पतंजलि एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाएगा और उस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए वो क्या बताएगा, सॉइल की न्यूट्रिशन के बारे में एडवाइस करेगा फार्मर को। अगर किसी भी किसान को उसकी मदद चाहिए तो उस ऐप के जरिए लेगा। प्लस वो फार्मर के क्रॉप के क्वांटिफाई के बारे में बताएगा, उसके यील्ड के आउटपुट के बारे में बताएगा, फर्टिलाइजर को रिकमेंड करा करेगी कि कौन से फर्टिलाइजर किसान ने इस्तेमाल करने चाहिए। फिर उसको ट्रेनिंग दिया करेगी फार्मर को, और बोलेगा उसको संभालेगा कहाँ, हरिद्वार में, हमीरपुर में और मोरिना में। इन 3 जगहों पे जो है फिलहाल पतंजलि इन अलग अलग किसानों को ऐसे ऐसे मदद पहुंचाएगी। इन मदद करने से क्या होगा, इन मदद करने से किसानों को जो अच्छी जो है उसकी क्या होगी, फसल ज़्यादा उगेगी तो किसानों की इनकम ज़्यादा हो जाएगी, तो फार्मर की इनकम डबल हो जाएगी, एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो बोला पतंजलि ये काम करेंगे। फिर दूसरा बोला गया इसमें अमेज़न भी है। अमेज़न क्या करेंगे बोला गया, वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे पूरी। याद करो सिलेबस में जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी टॉपिक नंबर 5 फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उसमें सब टॉपिक था कौन सा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था कि कैसे किसान से लेकर के कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है और उसमें कहां कहां समस्याएं आती हैं। तो बोला अमेज़न क्या करेंगे, पूरा एग्री वैल्यू चेन को क्या करेंगे, फोकस में रखेंगे और उसकी समस्याओं को दूर करने का कोशिश करेंगे डिजिटली। एंड एक एस्ट्री इंडिया क्या करेगी, वो बोला कि वो जियो हब बनाएगी, उसके अंदर जीआईएस टूल और टेक्नोलॉजी दिया करेगी। इसका मतलब इस तरीके से ये सारी डिजिटल आधुनिक तकनीकों की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज, what they will going to do, they will make a ecosystem for agriculture, and with the help of that ecosystem problems of agriculture will be reduced and farmer can able to basically increase their income। एंड सरकार का एक नारा था क्या, सरकार बोल रही थी, सरकार का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है 2022 तक फार्मर की इनकम डबल करेगी। फार्मर रोड पे बैठे हैं, ठीक है, लेकिन सरकार उनके लिए प्रयास कर रही है। सरकार क्या प्रयास कर रही है, सरकार ने जो है एक आइडिया लेकर के आई है, डिजिटल इकोसिस्टम लाई है। अब इस डिजिटल इकोसिस्टम का लोगों ने 91 ऑर्गेनाइजेशंस ने विरोध किया है, और जो 91 ऑर्गेनाइजेशंस ने विरोध किया है उनका विरोध का क्या कारण है और उनकी क्या मांग है, सबसे पहले हम उसको समझेंगे, ठीक। तभी हम इस न्यूज़ को समझ पाएंगे, क्योंकि मकसद हमारा ये नहीं है कि भाई इस इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है और इसको हम समझ लें। आज घटना कुछ हो गई, हमें पता लग गया, इसको हम क्या करेंगे, अब इस ध्यान रखना डिजिटल इकोसिस्टम सरकार ने बनाया है। डिजिटल इकोसिस्टम को अपने एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, मेजर्स पूछते हैं, रीसेंट डेवलपमेंट के तौर पे हम बताएंगे कि सरकार ने एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाने के लिए ऐसे ऐसे काम किया है। कंसर्न्स
क्या इन लोगों ने जो विरोध किया इनका क्या कंसर्न्स है? वो कह रहे हैं एब्सेंस ऑफ डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन। हमारी जानकारियां, हमारी सूचनाएं, हमारा डेटा प्राइवेट सेक्टर के पास चला जाएगा, और डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे देश में अभी कोई कानून भी नहीं है। एक कानून लेकर आने की बात चल रही थी दिसंबर में, वो स्टैंडिंग कमेटी के पास थी, अभी वो कानून पास नहीं हुआ। कानून का क्या नाम था? द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। अभी ये बिल है, ये एक्ट नहीं बना अभी, और इस बिल के ऊपर भी खूब विरोधाभास है। अभी इस बिल के ऊपर भी खूब डिस्प्यूट्स हैं, इस बिल के ऊपर भी अभी डिस्कशन होना बाकी है। इसमें काफी सारा लूपहोल्स हैं जिसकी वजह से कोई भी प्राइवेट सेक्टर अनड्यू बेनिफिट्स उठा सकते हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने इसका विरोध किया है वो कह रही है अभी जब तुम्हारे पास कोई कानून नहीं है तो इतना बड़ा कदम तुम क्यों उठाने जा रहे हो? जब हमारे को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून ही नहीं है देश में, तो तुम्हारे को चाहिए पहले कानून बनाना और फिर जो है आगे का इकोसिस्टम बनाना। तुम पहले इकोसिस्टम बना रहे हो और वो भी बिना कानून के, तो इसका मतलब आने वाले टाइम में समस्या हो सकता है कि और बढ़ जाए इससे। विदाउट सच सेफगार्ड प्राइवेट एंटिटीज वुड बी एबल टू एक्सप्लॉइट फार्मर्स। उनके पास सारा, आज की डेट में क्या है, डेटा इज द किंग। भाई किसी के पास डेटा होगा, अब सोचो बाबा रामदेव के पास सारा डेटा है किसानों का, मतलब पतंजलि के पास, ऑब्वियसली उन्हीं की है तो वी कैन से सो, ठीक है ना। उनके पास अगर सारा डेटा है so what they can basically they can drive benefit from that data। Amazon के पास, इन सब के पास है, तो बोल रहे हैं कि भाई डेटा प्रोटेक्शन की कोई बात नहीं है। प्लस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी, उसके अंदर लिखा हुआ है निजता का अधिकार है। निजता का क्या मतलब है? एक जो प्राइवेसी है उसका जो राइट है, अगर तुमने डाटा कोई क्या कर दिया, सार्वजनिक कर दिया, पब्लिक कर दिया, प्राइवेट सेक्टर के साथ बांट दिया, तो एक इंसान का निजी जीवन क्या बच जाएगा, क्या निजी उसके जो है जानकारियां बच जाएंगी। दिस इज क्या है उनका कहना है, दिस इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निजता का अधिकार खत्म हो रहा है इससे उनका। तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं दूसरा क्या कारण हो रहा है, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये क्या हो रहा है, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से क्या होगा, ये पूरा एग्रीकल्चर कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथ में चला जाएगा, और फिर कॉर्पोरेट सेक्टर क्या कर पाएंगे, आसानी से किसी भी फार्मर को एक्सप्लॉइट कर पाएंगे एंड गेयर टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट रेवेन्यू मॉडल। और इससे होगा क्या, किसान की इनकम बढ़े ना बढ़े, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की इनकम जरूर बढ़ जाएगी। इन्होंने इस बात का, इनका ये कहना है। अब सही क्या है और गलत क्या है वो बात की बात है। हम क्या पढ़ रहे हैं, कंसर्न्स। हम ये नहीं पढ़ रहे ये सही है या गलत है, ये कंसर्न्स हैं इनके। ये कह रहे हैं कि भाई देखो एग्रीकल्चर के अंदर फार्मर की इनकम बढ़ा रहे हो या इनकी इनकम बढ़ा रहे हो, तो वो एक अलग मुद्दा है। तो बोला गया कि व्हाट डू यू वांट देन, भाई तुमने फीडबैक दे दिया, यू आर नॉट हैप्पी विद द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, देन क्वेश्चन कम्स व्हाट डू यू वांट, व्हाट इज योर डिमांड। इन्होंने एक डिमांड करी और इन्होंने बोला जो भी ये इकोसिस्टम बना रहे हो, ये जो भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तुम बनाने की बात कर रहे हो, दिस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट नॉट बाय द प्राइवेट सेक्टर। ये भाई सरकारी होना चाहिए, सरकार के ऊपर इसका मालिकाना हक होना चाहिए, ना कि निजी कंपनियों के ऊपर, क्योंकि निजी कंपनियां तो अपने मुनाफे के लिए इसका इस्तेमाल करेंगी और कहीं ना कहीं किसानों का इससे शोषण होगा। तो दिस इज द डिमांड दैट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर should be owned by the government not by the private corporates। तो कहीं ना कहीं हमारे को ये समझना है। अब इससे एसोसिएटेड टॉपिक्स कौन से थे ये तो समझ लिया, अब यहां बात खत्म नहीं हो जाती, यहां बात शुरू होती है। क्योंकि न्यूज जो पढ़ रहे हो जब तक उसको ठीक से अप्लाई ना कर पाओ अपने एग्जाम के लिए, फिर पढ़ क्यों रहे हो भाई? पढ़ तो सारे रहे हैं, एक रिक्शे वाला भी अखबार पढ़ रहा है, दुकान वाला भी पढ़ रहा है, तुम भी पढ़ रहे हो। तुम्हें क्या करना है, एग्जाम के लिए अप्लाई करना है। इससे एसोसिएटेड टॉपिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट, टॉपिक 5
लैंड रिफॉर्म्स, ये सारे इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स को हमारे को क्या करना होगा, एक साथ देखना होगा। और अगर मेजर्स की बात आए तो गवर्नमेंट का ये जो स्टेप है आइडिया, वी हैव टू मेंशन अबाउट इट इन ऑर्डर टू फेच 1 एक्स्ट्रा मार्क, ठीक है ना। फिर एक काफ़ी टाइम से ये न्यूज़ चल रही है, डीलिमिटेशन पैनल टू विजिट कश्मीर, काफ़ी टाइम से, आज से नहीं चल रही, मुझे लगता है यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस थिंग एंड देयर इज़ नथिंग टू टेल। अभी तो ये चल रहा है प्रोसेस, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, बट स्टिल वी विल हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन को हिंदी में कहते हैं सीमा निर्धारण करना। सीमा निर्धारण करने का मतलब है बाउंड्री डिसाइड करना। इसका मतलब अभी तक डिसाइड नहीं हो रखी है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब रीडिसाइड कर रहे हैं, इट इज अबाउट द रीड्रॉल ऑफ द बाउंड्रीज। व्हाई वी आर रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज? वी आर रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या बदलने की वजह से उसकी सीमा के निर्धारण को भी बदलना पड़ जाता है, उसकी बाउंड्रीज चेंज करनी पड़ जाती है। तो अब जम्मू कश्मीर में क्या बात चल रही है, वहाँ पर जो है बाउंड्रीज चेंज करने की बात चल रही है और कह रहे हैं आने वाले समय में अभी इलेक्शन होने वाला है, पॉपुलेशन चेंज हो चुकी है। अब पॉपुलेशन चेंज होने की वजह से हर इंसान को मौका मिले, उसका रिप्रेजेंटेटिव जो है सामने आ सके, तो इसीलिए इनको क्या करना होगा, सबसे पहले डीलिमिटेशन करना होगा। ये बात लिखिए, देखो, डीलिमिटेशन इज द एक्ट ऑफ रीड्रॉइंग बाउंड्रीज। बात समझ पा रहे हो रीड्रॉइंग का क्या मतलब है? ऑफ असेंबली और लोकसभा सीट टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन पॉपुलेशन ओवर टाइम। जो जनसंख्या बदल गई है उसकी वजह से उनको क्या करना होगा, बाउंड्रीज चेंज करनी पड़ती हैं। एंड द की एम टू हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू इक्वल एवरी सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इक्वल सेगमेंट में, ये ना हो किसी में किसी एक कम्युनिटी का क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो गया। ऐसे ना रहे कि कोई बोले यार ये हिंदुओं की कम्युनिटी है, ये मुस्लिमों की कम्युनिटी है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए एज पर दी पॉपुलेशन। सो दे आर अबाउट टू चेंज, एंड ये करेगा कौन चेंज? डीलिमिटेशन कमीशन विल चेंज इट। अब डीलिमिटेशन कमीशन क्या होती है, इसको आज अपने को पढ़ना होगा। इंडियन पॉलिटी में तुम्हें पढ़ाया था डीलिमिटिंग के बारे में, इसको पढ़ो वहां जा करके तो समझ आएगा। एंड फॉर असेंबली इलेक्शन टू बी हेल्ड इन न्यू यूटी, डीलिमिटेशन ऑफ सीट्स विल बी नेसेसरी। क्योंकि अब जो है इलेक्शंस होने वाले हैं, इसीलिए उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है फाइनलाइज करनी है। उन कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं चुनावी क्षेत्र को, हिंदी में कॉन्स्टिट्यूएंसी मीन्स चुनावी क्षेत्र, कि आखिरकार कौन सा एरिया किसका है, कितना कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये बात को दोबारा डिसाइड करना चाह रहे हैं। और कई लोग कह रहे हैं 370 हट गया, ये भी एक फैक्टर है। कहीं ना कहीं अब जो है पॉपुलेशन चेंज हो गई, ये भी फैक्टर है। नया आने वाला एक इलेक्शंस हैं, ये भी फैक्टर है। तो ये सारे कारणों की वजह से क्या किया जा रहा है, डीलिमिटेशन को जो लेकर आए जा रहे हैं। एंड डीलिमिटेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन हमारे को जो है फिलहाल इसके बारे में एक बार जब ये मुद्दा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल डिस्कस, वी कैन हैव वन सेपरेट क्लास ऑन द टॉपिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें हम सारा 370 से लेकर डीलिमिटेशन से लेकर वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। कैबिनेट क्लियर्स वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर भारत नेट। भारत नेट क्या होता है? भारत नेट जो है एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए, डिजिटल इकोनॉमी को लाने के लिए एक प्रोजेक्ट है। और इसके लिए जो सरकार को खर्चा करना है, सरकार तो घाटे में है, सरकार कहाँ से खर्चा करेगी? तो इसीलिए सरकार ने बोला इसका खर्चा कहाँ से होगा, पीपीपी मॉडल से। हिंदी में इस न्यूज को कैसे कवर किया गया देखो, 3.5 लाख गांव में पहुंचेगा ब्रॉडबैंड कनेक्शन। इसका मतलब क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। और फिर उसने सारी डिटेल कहाँ दी, यहाँ पर दी कि पढ़ लो इसे। इसका मतलब है गांव गांव तक पहुंचाने के लिए जो खर्चा करना होगा वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत करना होगा। तो जीएस पेपर 3 में हमने ये पढ़ा हुआ, इंडियन इकोनॉमी में पीपीपी 6 तरीके के मॉडल्स हमने पढ़े थे। बीओटी मॉडल से लेकर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल तक हमने पढ़ा था, एचएम तक, कि कौन से मॉडल हैं, किस किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। फाइनली ये जो है एक लिबरलाइजेशन से और आरसीएम से, आरसीईपी से न्यूज़ है।
एंड इसके बाद जो है ये एक्चुअली एक इंटरव्यू था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो है से रिलेटेड है कि यस कि जो है लिबरलाइजेशन के बाद जो है जो हमारी पॉलिसी है लुक ईस्ट की बजाय एक्ट ईस्ट की तरफ जो है होना चाहिए। और वो कह रहे हैं लिबरलाइजेशन होने के बावजूद भी हमारा ट्रेड उतना नहीं बढ़ पाया जितना कि बढ़ना चाहिए। इट इज़ जस्ट एन इंटरव्यू। तो ये गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है न्यूज़, यहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ कह दिया या इन्होंने अपनी एनालिसिस करी है, इन्होंने अपना कहा है, तो तुम्हारे पास टाइम हो तो इसको पढ़ सकते हो। अदरवाइज इको से और पॉलिटी से रिलेटेड न्यूज़ जो थी हमने उसको समझने की कोशिश करी। आज हमारे को क्या करना होगा, आज की न्यूज़ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सट्रैक्ट करना होगा और हमें ये समझना होगा कि आज क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, क्योंकि इन्हीं से आसपास तुम्हारा प्री का में पेपर दिखेगा, इन्हीं के आसपास, क्योंकि जो फिलहाल करंट में चल रहा है सरकार क्या करेगी उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछेगी। आज जो तुम्हारे को ये गिवन टॉपिक्स हैं जो तुम्हारे को पढ़ने हैं, कौन से हैं? एक तो तुम्हें करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में पढ़ना है, बैलेंस ऑफ ट्रेड और इनविजिबल्स के बारे में पढ़ना है, डेप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन एप्रिसिएशन के बारे में, फिस्कल डेफिसिट के बारे में, एफआरबीएम एक्ट के बारे में, एनडीएमए के बारे में, इन्फ्लेशन इंडेक्स में खासकर आईआईपी के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में, जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में, एससीएम आर्टिकल 21, डिलिमिटेशन कमीशन, भारत नेट, डिजिटल इंडिया, पीपीई, आरसीईपी और एलपीजी एंड फॉरेन ट्रेड। इन सब टॉपिक्स के ऊपर जो है न्यूज़ है। ये पीपीटी अगर डाउनलोड करनी हो तो तुम क्या कर सकते हो, तुम इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम पे, कल भी हमने डाल दी थी, होपफुली आपको मिल गई होगी। इसके अंदर क्वेश्चन भी तुम्हारे को मिल जाएंगे पीटी के, प्लस मेंस का रिटर्न क्वेश्चन भी। कल भी हमने एक क्वेश्चन दिया था लिखने के लिए, आज फिर क्वेश्चन दिया जाएगा, तो क्वेश्चन लिख कर तुम क्या कर सकते हो, आंसर सबमिट कर सकते हो उस लिंक पे, हम उसको चेक करके उस पर रिवर्ट कर देंगे। ठीक, थैंक यू सो मच। करंट